नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस पे चर्चा इस सीरीज में। आज हमारे साथ प्रदीप भाटिया जी है। बहुत ही जबरदस्त आज का इंटरव्यू है। क्योंकि प्रदीप भाटिया जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। पिछले 12 सालों से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से फुल टाइम काम कर रहे हैं। इन्होंने आज तक लगभग 2000 से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस में अपने कस्टमर्स बनाए हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों को सेल किया है। उनके माध्यम से एक अच्छा सर्विस ब्रांड क्रिएट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल उन्होंने सब मिला के ग्रॉस 45 लाख रुपीस कमाया है। जी हाँ, 45 लाख रुपया इस बिजनेस के माध्यम से कमाया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को आप बीच बीच में रिपीट कर करके देखेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे सीक्रेट के मंत्राज है। तो प्रदीप जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस इंटरव्यू में। आप कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाइए। मैं बहुत खुश हूं और मुझे बहुत खुशी हो रहा है इस बात से कि भारत में कोरोना के बाद में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस तो बढ़ चुका है और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और उस क्षेत्र में आपके जैसे काफी अच्छे लोगों ने अच्छा काम करके घर घर हेल्थ इंश्योरेंस को पहुंचाया। तो एक बहुत बड़ा नेक काम आपने किया है। मेरा पहला सवाल यह रहेगा, थोड़ा सा आप अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते थे और इस बिजनेस के प्रति आप कैसे आकर्षित हो गए, और ये आपका जर्नी पिछले 12 साल का 5 साल का कैसे रहा। तो थोड़ा ब्रीफ में अपने बारे में बताएं। सर, हमारा फैमिली बिजनेस था पहले जी। हम आपके जो चश्मे के जो लेंस होते हैं जी, हम उसको मैन्युफैक्चर करते थे। ओह काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था हमारा ये। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे डाउनफॉल आता गया धीरे धीरे, क्योंकि जिस रेट पे हम यहाँ रॉ मटेरियल परचेज करते थे उतने ही रेट में चाइना से फिनिश प्रोडक्ट आ जाएगा था इंडिया। ओह, क्या बात है। हाँ, हालांकि क्वालिटी में थोड़ा था उनका, लेकिन सर आजकल लोग पैसे पे देखते हैं कहाँ से सस्ता मिल जाता है, तो उससे हमारा बिजनेस एक तरह से डाउनफॉल में आ गया था। जी तो हमने फिर उसको वाइंड अप कर लिया। जी। इस बीच में मैंने 2012 में अपनी एजेंसी ली थी, ठीक लाइफ है। इंश्योरेंस। ठीक है। धीरे धीरे इतना ज्यादा ना ट्रेनिंग थी ना कुछ था, मार्केट में रिबेट का बहुत इशू था। जी 10-12 पॉलिसी साल के जैसे कैसे करते थे, जी। चल रहा था। फिर जब मेरा बिजनेस पूरी तरह से वाइंड अप कर लिया हमने, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा कुछ है नहीं तो इसी की तरफ ध्यान देते हैं। मैं तो जब मार्केट में निकला तो मैंने देखा कि रिबेट का इशू तो है ही है, लेकिन लोगों के एक काफी डिमांड थी हेल्थ इंश्योरेंस की। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको ये अंदर से लगा कि डिमांड ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आप धीरे धीरे हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ मुड़ गए। मैंने फिर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया जी। और काफी अच्छा काम निकला मेरा हेल्थ इंश्योरेंस में। ओके, आपने बताया कि आप ये बिजनेस तो 12 साल से स्टार्ट कर दिया, लेकिन पिछले 5 साल से आप फुल टाइम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो पूरा हेल्थ में कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी पिछले 5 साल से आप डेडिकेटली हेल्थ में कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस कौन से कंपनी का आपके माध्यम से लोगों को पर्याप्त करते हैं, बताइए। मेरे पास 5-6 कंपनी है, लेकिन मैं मेजरली कर रहा हूँ एचडीएफसी अर्गो से, ठीक है। ओके। उसके अलावा मेरे पास नेशनल इंश्योरेंस है, न्यू इंडिया है, ओके, जो है रिलायंस और आईसीआईसीआई है जी। मेन काम मेरा जो है एचडीएफसी और निवाको का है। ओके ओके। मैं अगला सवाल पूछना चाहूंगा अवेयरनेस के बारे में। हम ये तो जानते हैं कि कोरोना के बाद में हर घर में इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, इसकी अवेयरनेस लोगों में आ गई है। लेकिन फिर भी आज भी कभी ना कभी कितना लेना चाहिए, कौन से कंपनी का लेना चाहिए, सस्ता वाला कैसे मिल सकता है, ऐसे ऐसे आज भी काफी सारे सवाल होते हैं। तो मैं आपसे आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आप जो लोगों को अप्रोच करते हैं, आपने 2000 से ज्यादा कस्टमर्स आपके बनाए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? क्या 10 कस्टमर को अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताते हैं तो किस प्रकार का अनुभव रहता है? यानी कितने कस्टमर आपको उसमें से ऑलरेडी रेडी हो जाते हैं बनाने के लिए, या फिर कुछ लोग रिजेक्शन देते हैं, या क्या होता है? तो अवेयरनेस के बारे में, इसको सेल आउट करने के बारे में अनुभव कैसे रहता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताएं। सर, मैं जिस भी कस्टमर के पास जाता हूँ जी, उनसे मैं कहता हूँ जी हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए, मिल जाएगा। 2 तरह के हेल्थ इंश्योरेंस है। ओके। सर, प्रीमियम महंगा है, हाँ, आपको 1% की दिक्कत नहीं आएगी क्लेम में, और एक सस्ता है, क्लेम में इशू आ सकता है। अच्छा। जो आपको चाहिए मैं बता दूंगा। हर कोई चाहता है सर कि भाई चलो ठीक, क्लेम में दिक्कत ना है, आप आपका जो अच्छा है वो बताइए हमें। ओके। अगर शुरुआत करता हूँ तो लोग फिर उसी तरह से अच्छा मेडिक्लेम ही चूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपने एक उपाय बताया कि
कि आप ये बताना चाहिए, जैसे मार्केट में दो प्रकार की कार होती है, एक महंगी वाली कार होती है, एक सस्ती वाली कार होती है। ऑफ कोर्स महंगी वाली कार इसलिए महंगी क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल एडवांटेजेस है ना। तो आपने बहुत अच्छे से कस्टमर के माइंडसेट को आप पहले से क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के ऑप्शंस है, एक सस्ते वाला प्रीमियम भी है, एक महंगा वाला भी है। तो महंगे वाले में क्लेम मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, प्लस आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, और उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छा आपने स्टार्ट करने का अच्छा तरीका बताया। मैं पूछना चाहूंगा कि अभी आप लगभग 2000 कस्टमर्स को जब ये आपने सेल आउट किया है पॉलिसी, और अगर हम बात करें एज अ डिवीजन, जैसे अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, अगर ये दोनों का हम बात करें, तो जो क्लेम होता है जिसको हम बोलते हैं कि जिसके लिए मैंने पॉलिसी लिया था, है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस में या तो डेथ क्लेम या तो मैच्योरिटी में पैसा मिलता है, और जनरली डेथ क्लेम ये जो रेशियो है ये तो रेयरली आता है, या फिर उतना नहीं आता जितना हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये बहुत ही हॉट इंडस्ट्री है, बहुत ही बोलते हैं ना, जैसे आर्मी में कोई इंसान है और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है तो 24 घंटा उसको आंखों में तेल डाल के लक्ष्य देना सामने, तो वैसे ही कस्टमर को पॉलिसी बेचने के बाद भी हमें उतना ही अलर्ट रहना पड़ता है अगर कोई क्लेम आता है तो उनको सर्विस देने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा, 2000 कस्टमर ये बहुत बड़ी चीज होती है, तो कस्टमर सर्विस को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, और इसको अच्छा करने के लिए क्या आपने कुछ टीम रिक्रूट किया है, यानी आपके पास कुछ सपोर्ट स्टाफ है, तो उसके बारे में बताइए। सर देखो, इसमें क्लेम्स तो बहुत आते हैं जी, मतलब इवन ये लगा ले मेरा डेली का एवरेज है कि तीन चार कस्टमर में एडमिट होते हैं डेली। क्या बात है। हाँ, और कई बार इससे भी ज्यादा होता है, तो सबको सर्विस देना बहुत जरूरी है, चाहे किसी का प्रीमियम कम आया हो, किसी का प्रीमियम ज्यादा है, हमें सर्विस देना। क्योंकि देखो सर, हेल्थ इंश्योरेंस तो कोई लेता है क्लेम की वजह से लेता है, क्लेम हमें मिल जाए इसलिए देता है कि क्लेम मिल जाए, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सर्विस देनी पड़ती है इसमें। इसके लिए मैंने अपनी टीम रखी हुई है, क्लेम सेटलमेंट के लिए है, एक लेडी फीमेल रखी हुई है जो कि क्लेम रिलेटेड ही काम करती है। डेडिकेटेडली क्लेम के लिए आपने एक एम्प्लॉय रखे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, ग्रेट। सर्विस बहुत ज्यादा है इसमें। ग्रेट। तो सर्विसिंग ये एक जो है चीज वो ज्यादा है, और इसलिए इसका रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, और इसलिए हमें जिम्मेदारी भी ज्यादा है ना। तो कहीं ना कहीं हम दो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दो पैसा कमाने के साथ जो जिम्मेदारी भी हमारे सर पे आ रही है वो भी निभाना जरूरी है, तभी जाके कस्टमर का हमारा विश्वास बढ़ेगा कि ये अच्छे एडवाइजर है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। जनरली अगर हम बात करें तो मैं जानना चाहूंगा कि देखो, साक्षरता, ये जो शब्द है, साक्षरता का अर्थ होता है कि कितना लोगों के बीच में उसके बारे में नॉलेज है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मुझे लगता है लोगों को इतना तो पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ऐसे काफी सारी चीजें होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, है ना। और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के बारे को लेके ही काफी बार अनबन हो जाती है कि हमें तो पता ही नहीं था आपका ये, और ये बोलते हैं कि आपने तो बताया नहीं, पूछा नहीं था। तो कभी कभी मिस सेलिंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन कभी कभी बेचने वाले व्यक्ति के बीच में और कस्टमर के बीच में जब एक्चुअली क्लेम आता है, और कभी कंपनी कहता है कि ये तो आपका क्लेम नहीं हम पास कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम एक्सवाइजेड रीजन जो आपने फॉर्म में बताया नहीं था, और ये पहले से आपको था। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ। मैं जब शुरुआत करी थी, हम वर्बली तो बता देते थे भाई ये चीजें कवर है, ये चीजें कवर नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने कहा क्लेम के टाइम कभी इशू आ जाते थे, ये कहते थे कि आपने पहले नहीं बताया, हमें ये नहीं पता था। उसके बाद मैंने एक रूटीन में ये काम चालू कर दिया कि जब जिस किसी के पास मैं मेडिक्लेम के लिए जाता था, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, मैंने एक अलग फॉर्म बना लिया, एक फॉर्मेट बनाया फॉर्म पे, उसमें जो जो चीजें कस्टमर बता रहे हैं मैं नोट कर लेता था और उससे कस्टमर से साइन करवा लेता हूँ। अच्छा, फिर से बताइए, बहुत अच्छी बताया आपने। तो आप क्या करते थे कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने के बाद में? हाँ, एक मैंने फॉर्मेट बना रखा है जी, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर मैं कस्टमर से पूछता हूँ और नोट डाउन कर लेता हूँ जी। पहले प्रॉब्लम तो नहीं है, कभी कोई दवाई ले रहे हो शुगर बीपी की या कुछ थायराइड वगैरह, या कोई आपने पहले कभी एडमिट रहे हो क्या, तो ये सारी चीजें पूछ के मैं नोट कर लेता हूँ और कस्टमर से वो साइन करा लेता हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके तरफ से तो आप 100% पूरा केयर करते थे कि कस्टमर की जो भी जेन्युइन जानकारी है वो हमें दे, और इसका कंफर्मेशन के लिए आप उनकी सिग्नेचर भी लेते थे आपके फॉर्म के ऊपर। बिल्कुल। तो 100% हम कह सकते हैं कि आपके तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, मैं आपको एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन एक संभावना की बात करता हूं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम बोलते हैं ना कि जब हमें काम करना है तो आसान जो तरीका है वही काम करेंगे,
एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे, कि जब कोई इंसान बोलता है मेरे को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, मान के लोग किसी को बीपी का दिक्कत है, या और भी जो XYZ रीजंस होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में कवर होते हैं, माने जाते हैं। तो अगर बेचने वाले को ऐसे लगता है कि अगर कस्टमर का मैं ये मेंशन कर दूंगा कि इनको ऐसी ऐसी बीमारी पहले से है, तो और बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ सकते हैं, और बहुत सारे पॉलिसी रिजेक्ट भी हो सकती है, या फिर एडिशनल प्रीमियम बढ़ सकता है, या फिर और रिक्वायरमेंट आ सकती है। ये तीन चीजें, एक तो प्रीमियम बढ़ सकता है, या तो रिजेक्ट हो सकती है, या तो वो और कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो ये झंझट ना पड़े, इसलिए कभी कभी ऑन अ बैड प्रैक्टिस, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि जानबूझ के कोई करता है, लेकिन ये जल्दी हो जाए पॉलिसी, इस बारे में कभी कभी कस्टमर जानकर भी उस चीज को हाइड करने की कोशिश करता है। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ ये 2000 पॉलिसीज में कि जेन्युइनली मतलब आपके तरफ से तो आपने सिग्नेचर ले लिया था, लेकिन फिर भी एक्चुअल क्लेम आते वक्त ऐसी कोई दिक्कत आई कि जिसमें क्लेम रिजेक्ट हुआ, या फिर क्लेम के लिए थोड़ा दिक्कत आ गया हो, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ बिल्कुल सर, होता रहता है ये रूटीन में, होता रहता है कई बार नहीं बताता उस टाइम जी। क्लेम लेने की बारी आती है, और हॉस्पिटल जाना होता है, तो कस्टमर हमें कहता है कि भाई यार मेरा शुगर की दवाई लेता हूँ, या मेरे को माइनर सा बीपी की एक डेली टैबलेट ले लेता हूँ, उस टाइम हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा, ओके। तो अब सर क्लेम तो सॉल्व करना ही है, क्लेम तो दिलाना, तो हम उसको फिर अगर देखो अगर कोई माइनर सा प्रॉब्लम है, अगर कोई मेजर इश्यू है तो हम तो उसको मना कर देते हैं, भाई ये मुश्किल है क्लेम मिलना बहुत, इसमें ठीक है ठीक है। कोई माइनर सा कोई होता है, हम कहते हैं चलो आप एक काम करो, आप उनको हॉस्पिटल के टाइम, एडमिट के टाइम बताना मत कि भाई हम ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है सर। ओके, ठीक है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि देखिए, कोई भी काम, ऐसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ये तो हम जानते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस या फिर बचत की दुनिया में कहते हैं कि ऐसी पाई पाई बचा बचा के हम अपनी एक संपत्ति क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर, मेरा सवाल यह है कि ये इंडस्ट्री में मेहनत बहुत ज्यादा है, सर्विस बहुत ज्यादा देना पड़ता है, बहुत थोड़ा सा मतलब इनिशियल जो वर्क है थोड़ा सा ज्यादा है, और कस्टमर के तरीके से 10 में से 2 कस्टमर ऐसे हो सकते हैं कि जो मामूली सी बात पे है ना थोड़ी अनबनी हो जाए, छोटी सी बात रहती है, लेकिन फिर भी कभी कभी कस्टमर उसको बहुत सीरियस लेता है, और कभी कभी ये रिलेशन में भी स्पॉइल हो जाता है। ऐसे काफी बार देखा मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में, जब आप ये बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद आपके 2000 कस्टमर बन गए, और आपने छोटे छोटी बिजनेस कर करके आज 2000 कस्टमर आपके क्रिएट किए, और उसके माध्यम से पिछले साल आपने फ्रेश कमीशन और रिन्यूअल कमीशन मिला के सब मिला के 45 लाख रुपए का अर्निंग किया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि ये 45 लाख रुपया नहीं है, ये 45 लाख रुपए के माध्यम से कितने तो हजारों फैमिलीज के घर में आपने एक बहुत ही अच्छा साक्षरता का काम किया, जिसके माध्यम से फ्यूचर में अगर कभी उनके घर में कोई भी ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो परिवार ऐसे व्यक्ति को जरूर धन्यवाद देता है जिसके माध्यम से पॉलिसी हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी 45 लाख रुपए ये जो आपका इनकम हुआ, ये रियली अमेजिंग है, इसको मानना चाहिए, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो दर्शक है, जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, ठीक है, लेकिन जरूर वो जानना चाहेंगे कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या था, ये कैसे आपने अचीव किया, और जरा आप उसको खुल के बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। सर मैंने जैसे बताया कि मेरे पास शुरू में तो मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी थी, ठीक, लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैं जाता था, मार्केट में बहुत रिबेट का बहुत इशू था। अच्छा, अभी आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ मैं यही कहता हूँ, जब लोग इसमें जाता था तो लोगों की थोड़ी सी डिमांड होती थी कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस हमारा मेडिक्लेम नहीं है, अगर आप मेडिक्लेम करते तो मेडिक्लेम बताइए जी। उसके मैंने ध्यान दिया कि भाई मुझे मेडिक्लेम मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ही डाइवर्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं फिर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ पूरा फुल्ली डाइवर्ट हो गया ना। तो आपका जो ये काम रहा, मैं मतलब ये जानना चाहता हूं कि आपने जो 2000 कस्टमर किए और पिछले 5 साल में आपका फुल टाइम होने के बाद काम बढ़ गया, मेरा ये मानना है कि ये 2000 कस्टमर करने का सीक्रेट क्या था, मतलब आपके अंदर ऐसे क्या चेंजेस आ गए विचार करने के तरीके में, काम करने के तरीके में, कि आपने ये मुकाम हासिल कर दिया। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, वो जोश, वो जुनून, वो पागलपन, या फिर वो एक मिशन कि भैया मेरे को तो इतने लोगों को इंश्योरेंस देना ही है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो सीक्रेट क्या थे? क्योंकि इतना भी आसान तो नहीं है इंश्योरेंस बेचना, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो तो उतना तो आसान नहीं है। तो ऐसे कोई सीक्रेट्स आपके काम करने के होंगे, 1 या 2 सीक्रेट्स, जिसके कारण आपको लगता है कि आप ज्यादा पॉलिसी बेच पा रहे हैं, तो वो क्या है?
सर सबसे नंबर वन सीक्रेट तो ये कि इसमें सर्विस अच्छा देना, ये आपका सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसमें सबसे बड़ी बात है सर्विस की। जितनी आप अच्छी सर्विस ओके। दोगे, सर्विस से ही मेरे रेफरेंस आ जाते हैं, रेफरेंस से मेरे क्लाइंटेज बढ़ते गए हैं। हम्म नंबर वन इसमें सीक्रेट है, सर्विस है। सर्विस आप कितनी अच्छी देते हो एट द टाइम ऑफ क्लेम, और ऐसी मतलब उनका सारा डाटा अपने पास रखना अच्छा। कस्टमर। ओके। कस्टमर जब हॉस्पिटल में एडमिट होने जाता है ना, वो तो कहता है हमारे पास तो कुछ नहीं है जी, आप दो हमें जो पॉलिसी मेडिक्लेम की पॉलिसी है जो है, आप दो हमें, हमारे हमने पता नहीं कहाँ रख दी है, मिल नहीं रही है। हमें सारा सब कुछ अप टू डेट रखना पड़ता है इसके अंदर। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर सबसे मान बड़ा लो सीक्रेट है सर इसमें सर्विस। सर्विस है, तो सर्विस को लेके पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है, तो वो कस्टमर को तो भले कंपनी दे देती है, आप दे देते हैं, लेकिन फिर भी एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप भी अपने पास रखते हैं। बिल्कुल सर। और इमरजेंसी में अगर कस्टमर का फोन आता है कि ऐसे ऐसे हो गया, मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया हूं, तो उस बिल्कुल वक्त सर, आप वो तुरंत उसको भेज सकते हैं, उसके ऊपर काम चालू कर सकते हैं। विद इन 2 मिनट्स में उसके व्हाट्सएप पे पॉलिसी भेज देता हूँ। विद इन 2 मिनट्स मेरे आप उसको मोबाइल व्हाट्सएप में पे। मेरे मोबाइल में मेरे हर कस्टमर का पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 5-6 साल की पूरी पॉलिसी उसकी मेरे मोबाइल में है। हर कस्टमर की पिछले हर 5 साल कस्टमर की की। पॉलिसी आपके पास है। जैसे वो मुझे कहता है मुझे पॉलिसी चाहिए, वो 1 साल की मांगता है, मैं उसको 5 साल की भेज देता हूँ मैं। क्या बात है। अगर जरूरत पड़ती है तो 1 साल की मांगे तो आप 5 साल के दे देते हो, तो हर ये साल बहुत की भेज। अच्छी सर्विस आपने बताया। क्योंकि सर आ, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है उसमें, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी भी पुरानी पॉलिसी मांगती है, भाई प्रॉब्लम कितनी साल पुरानी है आपकी मेडिक्लेम जी पॉलिसी है। जी 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 जी। शुरुआत में मैं कुछ सारी पॉलिसी भेज देता हूँ मैं। तो आपका एक्सपीरियंस का आपको फायदा हो रहा है, प्लस आपका एक्सपीरियंस का कस्टमर्स को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि 5 साल का पॉलिसी एट ए टाइम मिल जाना कहीं ना हाँ जी, कहीं ये क्लेम मिलने की संभावना को बढ़ा देता है। और बिल्कुल सर। कंपनी को भी डाउट क्लियर हो जाता है कि जब 5 साल से ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन है, तो बिल्कुल कुछ सर। और पूछने जैसी बात नहीं बची है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा, और ये थोड़ा सा आपके एक्सपर्ट नॉलेज के हिसाब से मेरा सवाल है, नॉलेज के सवाल ये है कि जैसे कोई भी इंसान खाना कितना खाता है, भूख के हिसाब से खाता है, अपनी जरूरत के हिसाब से खाता है। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, ये एक सवाल ऐसा है कि जो हर किसी की राय अलग अलग हो सकती है। किसी के बिल्कुल हिसाब से 3 लाख का हेल्थ कवर भी काफी है, किसी के हिसाब से 30 लाख का भी कम है। बिल्कुल तो सर। ये सवाल का आंसर आप कैसे देना चाहेंगे? अगर कोई फैमिली है, मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पे देता हूं, मान के चलो एक 30 साल का व्यक्ति है, उसकी शादी हुई है और उसको एक बेटा है ना? हम्म, तो बेटा एक 2 साल का है, ठीक है। हम्म, तो अगर एक परिवार है, 30 साल का हस्बैंड है, 28 साल की वाइफ है, और 2 साल का बेटा है, ठीक है। ये और उनका साल का इनकम है 10 लाख रुपया, ठीक है। ठीक है। और उनके फैमिली में इतना ही लोग हैं, उनके माता पिता उनके साथ नहीं रहते, और या उनके ऊपर कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ठीक अगर है। ऐसा परिवार है, ऐसे परिवार को आपके हिसाब से कितना हेल्थ इंश्योरेंस अगर इनके पास होगा, तो आज के डेट में 2024 के रेट से हॉस्पिटल का खर्चा वो मैच कर पाएंगे या दिक्कत नहीं आएगी? तो बिल्कुल। ये थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं। तो जिस हिसाब से आपने मुझे बताया है, इस जी। फैमिली को कम से कम 20 लाख का इंश्योरेंस की जरूरत है। अच्छा, तो 20 लाख का उनका हेल्थ कवर होना चाहिए। हाँ जी। और इसका लेकिन कुछ ये है कि, हम्म बताइए। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, मतलब कैसे आपने निकाला ये? फॉर्मूला तो सर नहीं है, हम देखते हैं कि जिसकी ईयरली इनकम है कम से कम उसका 2 गुना तो हो उसका। तो डबल उसका होना चाहिए। हाँ, होना अच्छा, तो तो चाहिए, पता 10 लाख है का। ये। हम्म इसका रिस्क जितना रिस्क और ज्यादा होगा उतना अच्छा है। लेकिन हम्म। सर दूसरी बात आती आती है कि प्रीमियम के ऊपर भी किसी की अफोर्डेबिलिटी है, किसी की नहीं है। ओके। तो हम इसमें फिर और एक चीज है, इसमें टॉप अप इंश्योरेंस आता है। अच्छा। कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ज्यादा, कोई कहता है हम्म मेरे पास 5 लाख से या 10 लाख से ज्यादा मैं प्रीमियम नहीं पे कर पाऊंगा। तो हम्म। हम उसको तो चलो बेस तो उतना दे देते हैं, फिर हम उसको टॉप अप के लिए एडवाइस करते हैं कि आप टॉप अप इंश्योरेंस ले लीजिए। ओके ओके ओके। अच्छी बात है। रिस्क बढ़ आ, जाए। तो बहुत ही अच्छा बताया आपने कि जिस प्रकार से इनकम है उसको डबल, सालाना जो इनकम कर रहे हैं उसका डबल कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक हाँ है। जी। आज के डेट में इन्फ्लेशन जिसको महंगाई कहते हैं, महंगाई गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर पेपर के हिसाब से, डेटा के हिसाब से हो सकता है 6% हो, 7% हो, 8% ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन इस रेंज में महंगाई को पिछले 2-3 साल से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, 6% से 8% के बीच में। ऐसे कहा जाता है कि एजुकेशन और मेडिकल मेडिकल यानी कि अस्पताल का खर्चा और बच्चों का उच्च शिक्षा, ये दो फील्ड ऐसी है जहां पे महंगाई का दर 6-7% से ग्रो नहीं होता है, साल का 15% या उससे ज्यादा का ग्रो होता है, ऐसे कहा जाता है। ऐसे काफी सारा डेटा, ऐसे काफी सारे रिपोर्ट्स है जो बता सकते हैं कि ये महंगाई रेगुलर दर से नहीं होती, उससे ज्यादा से होती है। ज्यादा लेकिन हम होती है। देख भी पा रहे हैं, जैसे 5 साल पहले बाईपास सर्जरी करने का खर्चा और आज के डेट में बाईपास सर्जरी करने का खर्चा अलग है।
ठीक है। तो महंगाई के हिसाब से हमारा बीमा ज्यादा होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का। तो आप काउंसलिंग करते हो क्या ये भी बताने की कोशिश करते हो कि महंगाई के हिसाब से कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? क्योंकि इंश्योरेंस तो है, लेकिन अगर खर्चा ज्यादा आ गया तो उससे ज्यादा तो मिलने नहीं वाला, मिलने नहीं वाला। तो वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या आप केवल इनकम के हिसाब से ही कस्टमर को सजेस्ट करेंगे, या इन्फ्लेशन का काउंट करके भी, इन्फ्लेशन के इफेक्ट से भी थोड़ा सा ज्यादा बताने की गुंजाइश रखेंगे कि ज्यादा बताना चाहिए, वो पे कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हमारा काम है कि हम उसको एक पूरा का पूरा सोल्यूशन दे। बिल्कुल सर। इन्फ्लेशन को भी काउंट करके हमने प्रीमियम बताना चाहिए। बिल्कुल, हम बताते हैं कि आज के डेट में अगर आप हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, अगर आप फीवर के लिए भी एडमिट होते हो, कम जी। से कम 1 से 2 लाख का बिल तो हॉस्पिटल वाले फीवर के लिए ही बना देते हैं। अच्छा। तो अगर आप 5-10 लाख का लोगे, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी तो आपका कुछ भी नहीं है, तो 5-10 लाख में कुछ भी नहीं होगा आपका। सही है, सही है, सही है। तो वेरी हम गुड। कम से कम 20-25 लाख का दें। ओके। मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि आज के डेट में 2000 कस्टमर में से कम आपके रोज 2 या 3 क्लेम आते हैं, ऐसे आपने बताया, आपका अनुभव अभी फिलहाल का जो है। लेकिन कहीं तो भी जो व्यक्ति सर्विस अच्छा नहीं दे रहा है उसके लिए तो बहुत चिंता की विषय है कि क्लेम आ गया तो क्या करूं, और जो व्यक्ति सर्विस अच्छा दे रहा है उसके लिए ये देखो, किसी का भी बोलते हैं ना कि कुछ बीमारी हो, ये कोई नहीं चाहता। भले उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो भी हम दिल से चाहते हैं कि हमारे कस्टमर सुखी रहे, उनको कभी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़े, खुशी खुशी वो अपना जिंदगी जिए। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा चीज हो जाता है जिसके कारण हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है और फिर क्लेम आता है। लेकिन क्लेम कहीं ना कहीं एक माध्यम है आपके सर्विस को ठीक से देने का, और वो क्लेम के माध्यम से ही, जैसे किसी परिवार के बेटे का किसी कारण से अस्पताल में एडमिट हो गए, आपने बहुत अच्छी सर्विस दी, और उस दरमियान वो जो 10 दिन के लिए अस्पताल में एडमिट था, वो 10 दिन में आपने 2-3 बार उनके पास गए, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो पूरा किया, क्लेम सेटल कराने में मदद किया। और ये वो नहीं देख रहे, उनके परिवार के बाकी के रिलेटिव भी देख रहे हैं, उनके दोस्त भी देख रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये इनके एडवाइजर है और ये बीच में 2-3 बार आते हैं, बात करते हैं। तो क्या अच्छी सर्विस से रेफरल भी अच्छे मिलते हैं, यानी कि आपको परिवार के रेफरेंस भी मिलते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। रेफरेंस सही ज्यादा कम हो रहा है इसमें। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि सर्विस का बिजनेस है तो रेफरल ओरिएंटेड बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कोई आपका अनुभव कि मान लो आपने एक साल में मान के चलो 100 क्लेम सेटल किए, 100 क्लेम, 100 परिवार का मेडिक्लेम का क्लेम आया और आपने उनको सपोर्ट किया और वो क्लेम सेटल हो गए। तो अगर हम मानते हैं कि 100 क्लेम में आपने अच्छी सर्विस दिया, तो आपका अनुभव कैसे रहा है? 100 क्लेम के पीछे लगभग कितने आपको रेफरेंस मिले होंगे, या फिर कितने अंदाजा अंदाजा आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं? सर लगभग अगर मैं 100 क्लेम सेटल करता हूँ तो कम से कम 40-50 रेफरेंस तो मुझे आ जाते हैं। तो 100 में से 40-50 रेफरेंस आ जाते हैं, इंक्वायरी तो आ जाती है मेरे पास। इंक्वायरी आ जाती है, बहुत बड़ी बात है ये। और जो इंक्वायरी इस प्रकार के सर्विस से आई है, मेरे हिसाब से वो हॉट कस्टमर होते हैं, वो ऑलरेडी कन्विंस्ड कस्टमर होते हैं, उनको विश्वास की तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे लोग खरीदने के लिए भी उतने ही एक्साइटेड होंगे, मेरे ख्याल से कन्वर्जन रेशियो भी उतना अच्छा होगा, है ना? ओके। आज के डेट में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मैंने कहीं ना कहीं ये सुना है, या मैं सुनता हूं, 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 1 करोड़ का हेल्थ कवर, 1 करोड़ की पॉलिसी, 1 करोड़ का, क्योंकि ये करोड़पति शब्द ही बहुत बढ़िया लगता है भारत में। करोड़पति हम बनना चाहते हैं, 1 करोड़ की संपत्ति होना चाहिए, 1 करोड़ का बच्चों की एजुकेशन का प्लानिंग होना चाहिए। तो ये लाइफ इंश्योरेंस में तो मैंने बहुत बार सुना था कि बिटिया की शादी के लिए 1 करोड़ का फंड हो जाए, रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ का फंड हो जाए, ये मैं लाइफ इंश्योरेंस में सुन रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली मैं ये हेल्थ इंश्योरेंस में भी सुन रहा हूँ कि मेरे पास तो 1 करोड़ का बीमा है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो ये 1 करोड़ का बीमा का क्या मतलब, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? और डेफिनेटली अगर कस्टमर इतना बड़ा अच्छा इंश्योरेंस ले रहा है तो अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या आपके भी ऐसे कस्टमर ने आपको ये डिमांड किया है, या क्या हुआ है? जी बताइए। कुछ अचानक क्लाइंट्स हैं जो लेते हैं 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लेते हैं, मेडिक्लेम उनको सजेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ का भी ले लेते हैं इंश्योरेंस। अच्छा। इसके अलावा सर मैंने कहा कि जो जिसकी कैपेसिटी नहीं है, तो सिर्फ 10 लाख का ही बेस ले पाता है, उसको हम टॉप अप दे देते हैं। 90 लाख का दे दिया हमने उसको, टॉप अप करके हम दे सकते हैं, टॉप अप करके हम दे सकते हैं। ओके ओके, बढ़ा सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ओके। अभी तक मैंने आपको जो जो सवाल पूछे आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए। अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी सवाल पूछूंगा, ठीक है? ट्रिकी है लेकिन साधारण सवाल है। तो मेरा सवाल यह है कि हर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं और अपने अपने अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर बिजनेस के कुछ अलग चैलेंज है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के कुछ अलग चैलेंजेस जैसे आपने कुछ बताए।
हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के भी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ कठिनाइयां हो सकती है जब आप ये बिजनेस कर रहे हो। तो आपके हिसाब से ये बिजनेस करते वक्त जनरली, हो सकता है अभी आपको तो सोल्यूशन वो प्रॉब्लम नहीं आते होंगे, लेकिन 5 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको ये बिजनेस करने में डिफिकल्टी हो रही थी? एक या दो ऐसे कोई चैलेंजेस आपके उस वक्त रहे होंगे 5 साल पहले, तो बताएंगे। सर कई कस्टमर्स को इतने अवेयर नहीं रहते। वो कहते हैं कि मैं उनको जो सजेस्ट करता था आप कम से कम 10 लाख का लीजिए, कम शुरुआत तो करिए 10 लाख से कम से कम। वो कहते हैं हमने 10 लाख का करना क्या, हमारे 2 लाख का 3 लाख का है हमारे सफिशिएंट, हमें तो बीमार ही नहीं होना, जी। हमें तो कुछ है नहीं, हम तो यंग है, हमें कुछ होना ही नहीं है। तो ये चैलेंजेस आते थे हमारे साथ बहुत ओके। आते ओके, हमें तो बीमारी नहीं होना ये तो बहुत कॉमन चीज है। हाँ, तो ओके। इस तरह के चैलेंजेस बहुत आते थे। अच्छा। मुश्किल होता है इनको कन्विंस करना। हम्म। शुरुआत में हमने छोटी पॉलिसीज भी करी, फिर अच्छा। जैसे उन्होंने देखा किसी उनके रिलेटिव में या किसी फ्रेंड में कोई एडमिट होता है, वो बिल बन जाता है बहुत ज्यादा बिल का, तो फिर वो कहते हैं यार आप अगली बार से हमारा ही बढ़ा दो। अच्छा। ओके। वेरी गुड। बहुत आते थे चैलेंजेस। ये चैलेंज ज्यादा आते थे। अगर मैं बात करूं कि भारत में जैसे 140 करोड़ लोग हैं, अब डेटा, एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप एक अप्रॉक्स बता सकते हैं। 140 करोड़ में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इंश्योरेबल ना हो सकता है उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहकर भी पॉलिसी नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनका इनकम उतना नहीं है कि वो चाहे भी तो वो गवर्नमेंट की जो योजना है मेडिकल की उसकी फायदा ले सकते हैं, लेकिन वो प्रीमियम पे करके शायद से ना ले। ऐसे दो प्रकार के लोग हम साइड में रखते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिनको नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन, और दो कि जो लेना चाहते लेकिन वो उतना प्रीमियम नहीं पे कर सकते। ठीक है, ये दो लोगों को, दो प्रकार कैटेगरी लोगों को हम थोड़ी देर के लिए अगर साइड में रखें, तो बचे हुए जो लोग हैं उनको हम इंश्योरेबल कह सकते हैं कि ये इंश्योरेबल है और ये लेना भी चाहते हैं, लेना भी चाहिए। ये बचे हुए लोगों में से आपके हिसाब से कितने परसेंट लोगों का इंश्योरेंस हो सकता है आपको लगता है? और अभी तक कितने परसेंट इंश्योरेंस ऐसे लोग होंगे कि या तो उनका बीमा नहीं है, और अगर है तो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, कम है? क्योंकि ये गैप है जिस गैप को हमें फिल करना है। तो आपके हिसाब से लगभग ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट अंदाज आप दे सकते हैं, क्या रहेगा डेटा इंडिया का? जैसे कि मैं अब दिल्ली NCR रीजन में रहता हूँ, यहाँ तो मोस्टली लोग में अवेयरनेस है। जी। रूरल एरिया में तो कम है अभी, लेकिन NCR एरिया में तो मोस्टली सबका मेडिक्लेम लगभग हो रहा है। अच्छा। लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ओके, कम है, अंडर इंश्योर्ड जिसको बोलते हैं। अंडर इंश्योरेंस है। अच्छा अच्छा लोग सोचते अच्छा। हैं 5 लाख 10 लाख बहुत है हमारे लिए। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा है। अंडर इंश्योरेंस। हमने देखा जैसे मोबाइल में एक मोबाइल हम सिम कार्ड यूज करते हैं, है ना, अलग अलग कंपनी का, वोडाफोन, जियो, एयरटेल। तो एक बीच में क्लॉज आया था जिसमें पोर्टेबिलिटी का क्लॉज आया था कि मोबाइल नंबर आपका नंबर वही रहेगा लेकिन आप कंपनी स्विच कर सकते हो। कुछ दिनों के बाद में यही सिस्टम हेल्थ इंश्योरेंस में भी आ गया कि हम अपने सेम बेनिफिट को स्विच कर सकते हैं किसी और कंपनी में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या यह, क्योंकि आप एज ए एडवाइजर आप 4-5 इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो फ्रॉम एडवाइजर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ ना कुछ तो आप दे ही सकते हो। ये जो बेनिफिट है इसको कस्टमर के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? कस्टमर के हिसाब से क्या यह उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और इसका क्या एडवांटेजेस है, ये बताएं जरा। सर पोर्टेबिलिटी में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका पुराना कोई क्लेम हिस्ट्री तो नहीं है। अच्छा। तो हमारे पास पॉलिसीज है, हमने जो कोट करनी जो हमारे पास चल रही है वो तो हमें उसका हमारे पास सब कुछ पता है डाटा। लेकिन हमारे पास कोई नया कस्टमर आता है जिसकी पॉलिसी किसी और से चल रही है, हमें उसका क्लेम उसने लिया है या नहीं लिया है इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। अच्छा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं ले रहा कोई, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। और पोर्टेबिलिटी एक तरह से ठीक है, कोई दिक्कत है अगर आपको दूसरी कंपनी में अगर ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे क्या हमारे इस तरह एक होते हैं सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, PSU कंपनीज जी, मेडिक्लेम उनका अच्छा है, लेकिन ये उनमें कई सारी कैपिंग्स है, रूम रेंट की, ICU की, कंज्यूमर आइटम्स की। तो अगर हम वही चीज अगर हम प्राइवेट कंपनीज में जाते हैं तो ये सारी चीजें नहीं होती है उनमें। अच्छा। काफी बेनिफिशियल प्लान होते हैं प्राइवेट कंपनीज के। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट कंपनीज की थोड़ी सर्विसिंग अच्छी है किसी के मुकाबले। तो अगर कोई हम गवर्नमेंट वाला अगर आप प्राइवेट के तरफ जानना चाहता है तो हम उसको, अगर आपका पुराना सारा मेडिकल हिस्ट्री अगर क्लियर है तो हम उसको पोर्ट। अच्छा, तो पोर्टेबिलिटी एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी सर्विस के हिसाब से अगर मैं स्विच करना चाहता हूं तो वो एक ऑप्शन अच्छा है। अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, ओके।
एजुकेशन इंडस्ट्री है ये, हेल्थ इंश्योरेंस एक अवेयरनेस इंडस्ट्री है। इसके अंदर हम लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, लोगों को साक्षर करना पड़ता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। तो ये इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं बेचने के प्रोसेस में एजुकेशन करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल करने का एक पार्ट है कि हमें लोगों को एजुकेट करना होता है। ठीक है, एजुकेट करने के प्रोसेस में भारत में आज बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर है और हर एडवाइजर अपने नॉलेज के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एजुकेशन की है, क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस होते रहते हैं, काफी सारे गवर्नमेंट के गाइडलाइन चेंज होते रहते हैं, काफी बार कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी गाइडलाइन चेंज करती है कि हमारे जो लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स पहले ये थे अभी ये हो गए हैं, ये कम हो गए, ये बढ़ गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को नॉलेजेबल रखना, अपने आप को एक्सपर्ट बना के रखना, क्या ये एक डिमांड है इस इंडस्ट्री की? बहुत ज्यादा सर। ओके, बहुत अवेयर रहना पड़ता है इसके लिए, नई नई गाइडलाइंस आती है, बहुत अवेयर रहना पड़ता है जी सारे क्लॉज चेंज हो जाते हैं इसमें। जी जी जी, बहुत अवेयर, मतलब नॉलेज, हमें जितना अच्छी नॉलेज होगी हम उतना आगे सर्विस अच्छी दे पाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये नॉलेज जो अच्छा रहना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा उतना ज्यादा कस्टमर को देंगे। सेल्स का नॉलेज जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कोई भी अच्छी योजना, जैसे मान लो पोलियो है उदाहरण के लिए, पोलियो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ऑलरेडी वैक्सीनेशन आ चुका है और अमिताभ बच्चन जी के माध्यम से सालों से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब जाके एक अच्छा नंबर आ चुका है भारत में कि हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए। लेकिन अभी भी रिसेंटली आपने देखा होगा पोलियो का वैक्सीनेशन का फिर से कुछ ना कुछ प्रचार प्रक्रिया गवर्नमेंट करती रहती है। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन जी एक ब्रांड एम्बेसडर पोलियो के इस प्रकार के मिशन को पूरा करने के लिए और घर घर तक, गांव गांव तक, गरीबों तक लेके जाने की एक सुविधा गवर्नमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आज से 5 साल पहले जब इंटरनेट उतना, जब 4G नहीं था, है ना, जब जियो आ गया, जियो के बाद में 1 साल के लिए सिम कार्ड फ्री हो गया, इंटरनेट फ्री हो गया, हम देख रहे हैं पिछले 1 साल में काफी सारे परिवर्तन हो रहे हैं। चैट जीपीटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वीडियो मार्केटिंग आ गया है, जूम मीटिंग आ चुका है, वैल्यू मार्केटिंग आ चुका है, हम सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, इस सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब हमें भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्थ इंश्योरेंस को लेके जाना है और जब हमें भी अच्छा काम करना है, आज आप जो कमा रहे हैं आप डेफिनेटली चाहेंगे अगले 10 साल में आप उससे बहुत ज्यादा कमाएं, तो आपकी भी इच्छा है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ये पॉलिसी देना चाहिए। और भारत की भी रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर हेल्थ इंश्योर्ड हो जाए तो बुरे वक्त में उनको पैसे, घर की बचत नहीं खाना पड़ेगा, घर की जो बचत है वो उनका यूटिलाइज नहीं होगा, हेल्थ इंश्योरेंस से बेनिफिट कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए सोशल मीडिया का आपकी जिंदगी में या हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर की जिंदगी में आपके हिसाब से कितना जरूरत है? क्या ये जरूरत भी है कि नहीं है? सर आज के डेट में तो बहुत जरूरत है इसकी जी, बहुत जरूरत है आज के, क्योंकि आजकल हम एक 1-to-1 करके आप कितने लोगों से मिल पाएंगे? हम जी, इनमें 2 या 3 लोगों से मिल पाओगे। जी, लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से हम काफी इसमें वास्ट जनरेशन में हम जा सकते हैं इसके अंदर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब जैसे आपने हमसे जुड़े, हमने आपको वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से मार्केटिंग करने से पहले वैल्यू क्रिएट करना जरूरी है। हम कस्टमर को, जब तक कस्टमर, हमारा कस्टमर हमें जानता नहीं कि हम कौन हैं, जब तक कस्टमर हमारे एक अथॉरिटी के तौर पे नहीं दिखता कि हम एक राइट पर्सन है जिससे आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है और हम आपकी डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तब तक कस्टमर आपसे सुन तो लेगा लेकिन पॉलिसी नहीं लेगा। ठीक है, और कस्टमर की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, अगर कस्टमर हमारा सोशल मीडिया में प्रेजेंस देखता है, मान के चलो मेरा यूट्यूब चैनल है, मान के चलो मेरे यूट्यूब चैनल में 40 से 50 वीडियोस है जिसके माध्यम से मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, और इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से मैं आपको और लिटरेट कर रहा हूं और लोगों तक पहुंच रहा हूं, जूम मीटिंग के माध्यम से मैं लोगों को फाइनेंशियली अवेयरनेस का, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस का प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूं। तो ये सभी चीजें जो टूल्स है, जैसे अभी आज का ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू भी हम जूम मीटिंग पे ले रहे हैं, आप दिल्ली में है, मैं नासिक में हूं, और फिर भी हमारी बात चल रही है। तो ये बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल है कि कोरोना के बाद डिजिटल मार्केटिंग ये जिंदगी जीने का एक अविभाज्य घटक हो गया। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाले 10 साल में ऐसे लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस में जुड़ तो गए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, और फिजिकली अभी अभी जैसे मार्च का महीना चल रहा है, अभी अप्रैल मई जून में अभी गर्मियां स्टार्ट हो जाएगी और आप जानते हैं कि कितनी गर्मी बढ़ जाती है, दिल्ली का तो आप हाल जानते हैं, उसके बाद बरसात आ जाती है। तो
फिजिकली काम करना, कस्टमर के घर जाके प्लान समझाना, कस्टमर के घर जाके फॉलोअप करना बार बार, और ऐसे धूप के दिनों में, और फिजिकली प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं। हम एक दिन में 4 या 5 कस्टमर को मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते। जबकि एक आपका वीडियो मार्केटिंग व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से 500-1000 लोगों तक जा सकता है। जूम मीटिंग के माध्यम से आप पूरे इंडिया, पूरे दुनिया के कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता सकते हो। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के ऐसे लोग जो नए हैं इंश्योरेंस में और वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप उनको वैल्यू मार्केटिंग या वीडियो मार्केटिंग या जूम मीटिंग मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये जो हम आपको सिखाते हैं ये 5 दिन के वर्कशॉप में या हमारी ट्रेनिंग में, आप उनको क्या गाइड करेंगे? क्या उन्होंने ये सब चीजें सीखना चाहिए, या ये चीज किया तो अच्छा, नहीं किया तो भी अच्छा है? आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं सर, आज की नेसेसिटी है, आज के टाइम की नेसेसिटी है ये, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते आप। अच्छा। तो इसके बगैर आप दिन में 1 या 2 लोगों से मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल पाओगे जी। ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। आपका प्रेजेंस बढ़ जाएगा इससे। राइट। जितना आपका प्रेजेंस बढ़ेगा उतना आप बिजनेस कर सकते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे कहते हैं, ये सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ओके ओके। मैं आपको और एक सवाल पूछना चाहूंगा कि देखो, हेल्थ इंश्योरेंस में इतने सारे टॉपिक जिसके हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक जो हटके टॉपिक है और इस पे कम बात होती है लेकिन ये बहुत जरूरी है, वो है एक्सक्लूजन्स। कि भैया इस पॉलिसी में कौन कौन सी चीजें कवर होने वाली है और कौन कौन सी चीजें कवर होने नहीं वाली है। और जनरली ऐसा होता है कि अगेन जब क्लेम आता है तो कभी कभी कस्टमर के बीच में और बेचने वाले एडवाइजर के बीच में, कभी कभी या कंपनी के बीच में ये चर्चा हो जाती है क्या ये तो इसमें कवर ही नहीं है, और ये पॉइंट आता है कि हमें तो ये बताया नहीं गया था, समथिंग लाइक दैट। तो ये जनरली मेरे हिसाब से जो नए एडवाइजर उनके माध्यम से होता होगा, जो एक बार एक्सपीरियंस होगा उनके साथ ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन क्या आपको भी शुरुआती के 5 साल में या जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक्सक्लूजन को लेके कभी आपके किसी कस्टमर के सर्विस देते वक्त कोई दिक्कत आई, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, या किसी कस्टमर ने आपको ऐसे कहा कि ये तो हमको आपने बताया नहीं था, ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस हुआ आपको जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, शायद से आपने बताया भी होगा लेकिन उसने उस तरीके से लिया ही नहीं, ऐसा कुछ होता है? मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मैं एक तो था कि मैं पॉलिसी बेचते टाइम ही सारी चीजें क्लियर कर देता था जी। क्या आपका एक पहले 2 साल ये कवर नहीं, कुछ बीमारियां कवर नहीं होंगी, 3 साल तक बीमारियां कवर नहीं होंगी। लेकिन ये तो मैं वर्बली तो बता देता था, लेकिन जैसे फिर मैंने सोचा कि आगे चल के इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं देखता था कि जो मेरे दूसरे साथी एजेंट्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, उन मतलब इवन कहा सुनी भी हो जाती थी उनसे। फिर जैसे मैंने आपको कहा था, फिर मैंने एक दिमाग लगाया थोड़ा, जैसे मैंने आपको कहा था मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। हाँ हाँ। इसी तरह मतलब एक और मतलब 2 फॉर्मेट बनाए थे मैंने, उसके अंदर में पॉलिसी, देखो किसी को पॉलिसी वर्डिंग देना, पॉलिसी वर्डिंग अगर आप किसी को देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी जी। कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है उसके अंदर, उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन मैंने उसको एक इजी करके एक 1 पेजर बना रखा है उसका, क्या चीजें कवर होंगी क्या चीजें कवर नहीं होंगी पहले 2 साल। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे आपके बेचने के तरीके से ये समझ में आ रहा है, एक तो आपने जो कस्टमर को मैंने ये बता दिया और कस्टमर ने ये एक्सेप्ट किया, इसका एक फॉर्म भी आप भर लेते, उसके सिग्नेचर लेते कि ये आपकी करंट सिचुएशन है ना, एग्जिस्टिंग डिसीज के बारे में, और अब आप ये एक्सक्लूजन के बारे में भी उसको अच्छे आसान भाषा में बता देते हैं। उसका भी आपने एक पेपर बना के रखा है जी। उसको मैं एट द टाइम जब पॉलिसी ले लेता मैं उसको दे देता हूँ। क्या बात है। ठीक है, अगर कोई कहता है कोई ऐसा तो मैं उसको रिमाइंड कराता हूँ, देखो मैंने आपको जो पॉलिसी भेजी थी मैंने आपको एक पेपर दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा कलरफुल बना रखा मैंने, अच्छे। वेरी गुड वेरी गुड। उसको समझ में आता, हाँ वो क्योंकि वो मना नहीं कर सकता कि नहीं दिया। राइट। अभी आपके पास हैंडी है आपके, मतलब अभी आपके इट्स ओके नथिंग वरी, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। तो मुझे ये अच्छा लगा कि आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको सपोर्ट करता है, फ्यूचर में जाके आप कस्टमर को बोल सकते हैं हमने आपको ये दिया था, है ना। बहुत अच्छी बात है। आप अपने 5 साल में आपने 2000 कस्टमर बनाए और बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया। आप अगले 5 साल अपने बिजनेस को कैसे देखते हैं? व्हाट इज योर विजन? आपका विजन क्या है और कैसे आप अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहेंगे, और आपके हिसाब से क्या करना चाहेंगे जिससे 5 साल के बाद आप ज्यादा लोगों को सर्व कर पाए? तो क्या आपके विचार है उसके बारे में? देखिए सर, मेरा हेल्थ का काम तो अच्छा है, कोई नो डाउट इसमें। अब मैं थोड़ा अपना फोकस मैं लाइफ इंश्योरेंस की तरफ करना चाहता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और पहले मेरा इतना फोकस नहीं था, लेकिन जब से मैंने आपकी ट्रेनिंग अटेंड करी है जी, वैल्यू मार्केटिंग वगैरह की, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी बड़ा स्कोप है। वेरी नाइस। तो क्या है सर, इसमें अपना ब्रांड बनाना सबसे मेन है कि आपका ब्रांड बन जाए। जब आपका ब्रांड बन जाएगा आपके रिबेट विबेट के इश्यू सारे आपके पीछे हो जाएंगे। जी करेक्ट।
मैं यही चाहता हूँ कि मेरा एक अच्छा सा ब्रांड बन जाए, ताकि मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम भी फुल फ्लैश कर सकूं। बहुत अच्छा। मुझे पहली बार एक फीलिंग आपसे आ रही है, क्योंकि मतलब जो भी सीनियर एडवाइजर है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काफी सालों से, वो तो ये जानते हैं कि हाँ जी। दोनों भी जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है, हमें दोनों का भी काम अच्छे से करना है। लेकिन कभी कभी कोई बोलते हैं ना कि एडवाइजर, नए एडवाइजर इस विचार में फंस जाते हैं कि मैं हाँ जी। लाइफ इंश्योरेंस करूं या हेल्थ इंश्योरेंस करूं। हाँ और जी। कभी कभी यही, जैसे आपने बताया कि इनिशियली कुछ रिबेट का प्रॉब्लम आपको आया था, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो वो कभी कभी डाइवर्ट हो जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस को कम करके हेल्थ इंश्योरेंस को बेचना। लेकिन जो इस इंडस्ट्री में मेच्योर हो जाता है, अच्छे से अपने बिजनेस को ग्रो कर लेता है, क्योंकि जिसको आपने लाइफ इंश्योरेंस बेचा, हेल्थ इंश्योरेंस बेचा है, उसके घर में बच्चे भी है, वो बच्चों को, उनके बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग करना ही है, बिल्कुल। उनको खुद के रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है, बस सही बात आपसे नहीं करेंगे तो किसी और से करेंगे। है। लेकिन वो तो पॉलिसी है ही ऑलरेडी। जैसे एक बिग बाजार होता है, बिग बाजार के अंदर हाँ सब जी। कुछ मिलता है, हमें बिल्कुल। डीमार्ट में जाते हैं तो हमें जो चाहिए वो लेते हैं हम, लेकिन वैरायटी होना तो चाहिए। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बताया कि आफ्टर एक ऐसा सिचुएशन जिंदगी में था जब आपका लाइफ इंश्योरेंस काम थोड़ा सा कम हो रहा था, किसी XYZ कारण से, दिक्कत के कारण से, आप डाइवर्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपने थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दिया हेल्थ इंश्योरेंस पे। और हेल्थ इंश्योरेंस में आपने बहुत अच्छा फाउंडेशन बना दिया, 2000 कस्टमर बना दिए, और अब आप चाहते हो, सोचते हो कि लाइफ इंश्योरेंस को भी उसी प्रकार से और ग्रो करे। बहुत अच्छी बात है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जिसको आपने बोला ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग, ये शब्द हमने बड़े बड़े कंपनी के बारे में सुने होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर की ब्रांडिंग, ये हो सकता है बहुत सारे दर्शकों के लिए नया हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो प्रोग्राम है वैल्यू मार्केटिंग, जिसके माध्यम से हम वीडियो कैसे बनाना सिखाते हैं, आपके वीडियो यूट्यूब में चैनल अपलोड कैसे करना, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, आपके सोशल मीडिया में कॉन्टेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन के लिए, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने 365 रोज एक आर्टिकल कस्टमर को लिखे, ये कैसे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ब्रांड कैसे बना सकता है, क्योंकि मार्केट में जो ब्रांड है, एक लेवल के बाद आप ग्रो होना चाहते हैं तो ब्रांडिंग के बाद ही ग्रो हो सकते हैं। एक लेवल तक तो हम ग्रो हो जाते हैं कि पॉलिसी बेच के, लेकिन एक लेवल के बाद ब्रांड ही आपको बड़ा करने वाला है। और मैं जितना जानता हूं, आपने हमारा 5 दिन का वैल्यू मार्केटिंग कोर्स अटेंड किया, फिर आप हमारा एडवांस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने आपको जो लोगो की बात की, आपका रिसेंटली लोगो भी बन चुका है ब्रांड का, और लोगो इंट्रो वीडियोस भी बन चुके हैं। तो मुझे नो डाउट कि आप अपने ब्रांड को लेकर काफी कॉन्शियस है, और ब्रांडिंग ही आने वाले दिनों में काफी, अभी देखो रिसेंटली आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले, भारत में पहली बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कंटेंट क्रिएशन के लिए अवार्ड दिया। लगभग पूरे इंडिया से 20 से ज्यादा यूट्यूबर्स को अवार्ड दिया गया फॉर क्रिएटिंग गुड कंटेंट। ठीक है। तो हम भी सोशल मीडिया में अपने कंटेंट क्रिएट करके अपनी ब्रांड बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे नागपुर से हैं हमारे चाय वाले, कौन से, डॉली चाय वाले। तो डॉली चाय वाले जो है, काम तो बस चाय बनाने का है, लेकिन वो काम किस प्रकार से करते हैं उसके कारण उनका एक ब्रांड बन गया। इनफैक्ट बिल गेट जी को उन्होंने चाय पिलाया, जो कोई एकदम आउट ऑफ बॉक्स है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कैसे कैसे हो सकता है। तो एक साधारण चाय वाला किसी बिल गेट जी को, और उनको पता भी नहीं था, ये तो किसी मीडिया के माध्यम से, किसी टीम के माध्यम से उनको हैदराबाद बुलाया गया, उन्होंने चाय पिलाया, वो आ गए। उनको आने के बाद समझा कि तुमने किसको चाय पिलाया, तुमने तो बिल गेट जी को चाय पिलाया। और वो कहते हैं अब इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, वो बोलते हैं मैं अगली चाय तो नरेंद्र मोदी जी को भी पिलाना चाहता हूं। तो सीधा ब्रांडिंग, मतलब आप बस सोचिए कि कैसे अपना काम अगर हम अच्छे से करते हैं तो ब्रांड तो ऐसे ही बन जाता है। दर्शकों, हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहेंगे। अगर हम यूट्यूब में जाएंगे, और यूट्यूब में जाने के बाद में आप ये चेक कीजिएगा कि अगर आपका नाम यूट्यूब में डालेंगे तो क्या आता है, आपका नाम चैट जीपीटी में डालेंगे तो क्या आता है, आपका नाम कहीं और डालेंगे तो क्या आता है। अगर हम डालते हैं डॉली चाय वाला, जो कि एक साधारण चाय वाला है, जो बिलोंग करता है नागपुर से, तो ये डॉली चाय वाले की इतने सारे शॉर्ट्स आ जाते हैं। आप देखिए, 9 दिन पहले ये वीडियो अपलोड हुआ था, जिसको इंडियन एक्सप्रेस इतने बड़े नेटवर्क ने अपलोड किया, और ये वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं डॉली जी ने बिलगेट जी को जो चाय पिलाया उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। तो यहां पे इसे ब्रांडिंग कहते हैं, मल्टीपल ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार, कितने सारे सेलिब्रिटी आके उनके साथ चाय, ये देखिए, आप देखिए ब्राजील फैन,
तो ये ब्राजील से आए हुए फैन है। 162,000, डॉली की टपरी नागपुर इनका यूट्यूब चैनल है, और डॉली की टपरी नागपुर नाम से एक चाय बनाने वाला आज इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारे वीडियोस के माध्यम से सोशल मीडिया में फेमस हो जाते हैं। देखिए कितने बड़े एक्टर्स के साथ उनका नाम है, हीरोइंस है, हीरोज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है, जस्ट अ सेकेंड, शेयर करना। ओके, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, ठीक है। तो चर्चा, चाय पे चर्चा तो सुना था, वीडियो पे चर्चा ये पहली बार सुन रहा हूं मैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे और संतोष गारे ये टाइप करेंगे, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, तो संतोष गारे टाइप करने के बाद आपको इस प्रकार से यूट्यूब चैनल दिखेगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो चैनल के अंदर इतने सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। मैं संतोष गारे ट्रेनर, और इस वीडियोस के माध्यम से जस्ट अ सेकेंड जी, राइट, नमस्कार, कसे, ठीक है। तो इस प्रकार के काफी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, जो कि हमने इंटरव्यू सक्सेस पे चर्चा, इस माध्यम से हमने काफी सारे इंटरव्यूज अपलोड किए हैं। हर इंटरव्यू के अगर आप जाएंगे बेस में, किसी भी इंटरव्यू को आप उठा लेते हैं, जैसे ये भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो इतने सारे वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आप उठा लेते हैं, और उसके अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारा 3 घंटे का वैल्यू मार्केटिंग प्रोग्राम क्या होता है, हमने आपको वैल्यू मार्केटिंग सिखाने के लिए, वैल्यू मार्केटिंग क्या होता है, वीडियो मार्केटिंग क्या होता है, जूम मीटिंग मार्केटिंग क्या होता है, चैट जीपीटी मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग क्या होता है, आप भी कैसे अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस ऐसे कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपको लोगों को फोन करने की जरूरत नहीं पड़े, लोग ही आपको फोन करे, कस्टमर ही आपके पीछे पड़ जाए कि हमें आपसे ही पॉलिसी कराना है। तो ये कैसे हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है, ये डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके आपका बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। वैल्यू मार्केटिंग का अर्थ होता है मार्केटिंग करने के लिए हम जो कदम उठाते हैं, कस्टमर को फोन करते हैं, कस्टमर बोलता है मेरे को टाइम नहीं है, नहीं चाहिए, मेरे पास एडवाइजर है, ये जो रिजेक्शन दिया जाता है, इसके अलावा हम ऐसा क्या काम करें जिससे कस्टमर हमें अप्रोच करे डायरेक्टली। तो उसके लिए वैल्यू मार्केटिंग का हमारा 3 घंटे का फ्री वेबिनार होता है। ये वेबिनार हम जनरली 15 दिन में, वीकेंड में कंडक्ट करते हैं। मार्च के महीने के कारण अभी हमने 15-20 दिन कोई प्लान नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इस डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, और ये हम अपडेट करते रहते हैं। फिलहाल हमारा जो रिसेंटली वर्कशॉप हुआ था, 3 घंटे का प्रोग्राम हुआ था, उसकी फ्री रिकॉर्डिंग हम आपको एक्टिवेट करके दे सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टीम मेंबर को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप लिंक है, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप लिंक है, आप उसको क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना तो यहाँ पे क्लिक करके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम आपको हमारा फ्री में जो एंड्रॉइड ऐप है उसके माध्यम से 3 घंटे के रिकॉर्डिंग एक्टिवेट करेंगे, जो आप देख सकते हैं। यदि हमारा अपकमिंग कोई वेबिनार है, आने वाले 15 दिन में कोई लाइव वेबिनार है, तो उसकी जानकारी भी यहीं पे अपलोड की जाती है, जो आप देख सकते हैं। तो कोई भी वीडियो, ये जो इंटरव्यू वीडियो, आप जाइए उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मिलेंगे सभी डिटेल्स। तो प्रदीप जी, ये बताने के बाद मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस एंड वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ, जैसे अभी आप हेल्थ को फोकस करने के बाद थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से लोगों की वेल्थ भी बढ़ाना चाहते हैं, और वेल्थ के अंदर रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, वेल्थ के अंदर आपका एजुकेशन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, आपका बच्चों बिटिया की शादी का प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से एक शब्द है जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जैसे एक थाली होता है जिसमें पूरा खाना होता है, दाल चावल भी है, मिठाई भी है, सब्जी भी है, बहुत कुछ है, ठीक है, अचार भी है, स्वीट डिश भी है। इसको बोलते हैं कि पूरा की पूरी थाली जिससे हमारा पेट भर सकता है। तो जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, तो उसके जिंदगी में उसको क्या क्या चीजों की जरूरत हो सकती है। उसको जरूरत हो सकती है हेल्थ इंश्योरेंस की, उसको जरूरत हो सकती है लाइफ इंश्योरेंस की, उसको जरूरत हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, उसको जरूरत हो सकती है अलग अलग प्रकार के फाइनेंशियल प्लानिंग टूल्स की। तो मैं आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं, लॉन्ग टर्म में, इनिशियली नहीं, लॉन्ग टर्म में क्या एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने अपने आप को इस प्रकार से डेवलप करना चाहिए कि एक बार जो कस्टमर आपका बन गया, एक बार जिस कस्टमर को आपने पॉलिसी बेच दिया, वो लॉन्ग टर्म में आपसे ही जुड़ा रहे किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए। उसको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो उसने आपको ही कॉल करना चाहिए, आपके माध्यम से ही वो उसको प्लान करे। उसको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट करना है, मान के चलो किसी भी प्रकार का, या उसको जानना है भैया कि भैया म्यूचुअल फंड होता क्या है, वो जानना चाहता है पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट कैसे अच्छा है, वो जानना चाहता है कि और जितने भी ऑप्शंस है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, बॉन्ड है, बिटकॉइन है,
तो वो तीसरे व्यक्ति को पूछने के बजाय एक बार उसने आपको पूछना चाहिए, आपसे सलाह लेना चाहिए, और उस हिसाब से अगर आप उसको गाइड कर पाते हैं, अगर आपने अपने आप को उतना एजुकेट किया है कि आप उसको गाइड कर पाते हैं और उससे खुश है, तो आप एक ऑलराउंडर फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हैं, आप एक वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आने वाले सालों में क्या आप अपने आप को उस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं, और क्या आपकी ऐसी कुछ इच्छा है, मंशा है? बिल्कुल सर, मैं जैसे मैंने बताया मैं आपका पूरा थोड़ा ध्यान लाइफ इंश्योरेंस की तरफ लगाना चाहता हूँ, जी लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस की तरफ, क्योंकि मार्केट में इसका भी बहुत स्कोप है। जी। लेकिन थोड़ा फायदा तब है जब इसको हम ब्रांड बना के करेंगे, तब ज्यादा इसमें स्कोप है इसमें। अच्छा, वेरी गुड। ओके, आप हमसे जुड़े हैं और आपने हमसे पहले कुछ अलग ट्रेनिंग्स भी की होंगी डेफिनेटली, है ना? तो मैं जानना चाहता हूं, एक्स फैक्टर, हमारे साथ जुड़ने के बाद ऐसा कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो आपको लगता है हमारे माध्यम से आपको, जैसे हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, हमारे कोचेस आपको 1-to-1 करके कोचिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर या ऐसी कौन सी चीज है जो हमें बाकी के ट्रेनिंग से अलग करती है, या फिर जो चीजें आपको हमसे हमारे से अच्छी लगती है, तो वो थोड़ा बताएं। सर, मैं ट्रेनिंग्स तो मैंने बहुत करी है, लेकिन हर ट्रेनिंग का उनका एक ही फोकस होता था, आपने कस्टमर पे जाके बताना कि मतलब उनका ये था कि भाई 15 साल इतने पैसे दो, इतने बाद इतनी मैच्योरिटी मिल जाएगी आपको। सारा फोकस उनका उसकी तरफ था, ये फोकस नहीं था कि अब काम बढ़ेगा कैसे। जी। तो आपके ट्रेनिंग से ये हुआ कि हम कस्टमर, हमारी रीच बढ़ गई है, कस्टमर की तरह हम रीच बढ़ सकती है, हमारी रीच बढ़ सकते हैं, जो कि बेसिक है ना। देखिए, बेसिक है। कोई भी कंपनी ले लीजिए, आप टाटा ले लीजिए, बिरला ले लीजिए, जियो ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, प्रोडक्ट बनाना आसान है, सर्विस बनाना आसान है, उसको बेचना, नए नए कस्टमर तक लेके जाना, नए कस्टमर हमारे बिजनेस में कैसे आएंगे, कस्टमर एक्विजिशन कैसे बढ़ेगा, यही तो बेसिक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज तो कोई भी दे सकता है, जी। हर कोई प्रोडक्ट नॉलेज तो देता है इसको। लेकिन फायदा तब है जब वो अगर वो अपना ब्रांड बना के बेचेगा, तो उसका क्लोजिंग रेशियो बहुत अच्छा हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। छोटे मोटे जो इश्यूज है, रिबेट वगैरह के, ये सारे नाम ही नहीं लेगा आगे, नाम ही नहीं लेंगे। ओके। तो ब्रांड ही इतना अच्छा बन जाएगा, जी। तो वो खुद हिचक जाएगा ब्रांड रिबेट के मांगने के लिए। राइट राइट। थोड़ा सा अलग सवाल पूछेंगे, आपकी हॉबी क्या है, अदर देन आप बिजनेस तो कर ही रहे, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका हॉबी क्या है, मतलब फ्री टाइम में क्या करते हैं आप? मैं म्यूजिक सुनता हूँ, वो भी पुराने गाने। अच्छा। म्यूजिक सुनते हैं, पुराने गाने। हमारे एक पार्टिसिपेंट जिनका नाम समीर दास जी है, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में, मेरे ख्याल से उनका इंटरव्यू मैंने अपलोड किया होगा, लाइफ इंश्योरेंस में 3 बार एमडीआरटी किया है, और उन्होंने अपने हाथ पे लिखा था, मतलब जैसे हम लिखवा लेते हैं ना, कि तो उन्होंने हाथ में लिखवा लिया था कि मैं एमडीआरटी करूंगा, एमडीआरटी, और उन्होंने वो किया। ठीक है। जब उन्होंने हमसे ये सीखा कि वीडियो मार्केटिंग कितना जरूरी है, उनका उम्र 68 है लगभग, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल तो बनाया, वीडियो मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बोला आपको गाने सुनने अच्छे लगते हैं, पुराने गाने, उनको गाने बोलने भी अच्छे लगते हैं, और उन्होंने अपना एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया, जिसके माध्यम से वो अपने गानों को भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, और वो उसकी भी एक पूरी की पूरी लिस्ट बना रहे हैं। तो ये जब मैंने उनको एक इंटरव्यू में पूछा कि ये तो आपको कैसे लग रहा है, तो वो बोल रहे, सर मेरे को तो सेलिब्रिटी का फीलिंग आ रहा है, कि मेरे को जब भी कोई मेहमान मिलते हैं, बोलते हैं, अरे आप तुम तो वीडियो पे वीडियो बना रहे हो, बिजनेस के तो वीडियो बना ही रहे हो, गाने के भी वीडियो बना रहे हो। और वो कहते हैं कि अगर आप 10 साल पहले हमारे जिंदगी में आ जाते, ये सब सिखाया जो हमने, ये अगर आप 10 साल पहले हमको सिखा देते, तो आज तो हम बहुत आगे हो जाते। तो आपको पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, ये वैल्यू मार्केटिंग जो आपने हमसे सीखा, ये अगर किसी कारण से 10 साल पहले आप अगर सीख लेते, तो आज आप कहाँ पे होते और किस प्रकार से आपकी ग्रोथ होती? बिल्कुल सर, जैसे मैंने बताया कि मैं काम तो 2012 से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल फोकस नहीं था। जी। अगर आपकी ट्रेनिंग हमें उस टाइम मिल जाती, तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस में भी काफी अच्छा काम होता, क्योंकि सेटिंग बन जाती, काम मेरा अच्छा होता लाइफ इंश्योरेंस में। करेक्ट करेक्ट। कहीं ना कहीं आपका लाइफ इंश्योरेंस काम थोड़ा कम हो गया था बीच के पीरियड में, तो वो कम नहीं होता, और जितना आपका हेल्थ का काम हो उतना लाइफ का हो जाता, तो मेरी गारंटी आपका इनकम, आज का रेवेन्यू जो है वो बहुत हद तक बढ़ गया होता है ना, और अल्टीमेटली हम वही चाहते हैं, राइट? ओके। मुझे लगता है प्रदीप जी कि मैंने आपको काफी सारे सवाल पूछे, काफी सारे सवालों के आपने खुल के आंसर दिए, हमने अलग अलग माध्यम से ट्रेनिंग करना क्यों जरूरी है, वैल्यू मार्केटिंग सीखना क्यों जरूरी है, वीडियो बनाना क्यों जरूरी है, सब चीजें हमने सीखा, और आपने सभी सवालों के सही आंसर दिए। तो मेरे तरफ से तो जितने सवाल पूछने चाहिए थे मैंने पूछ लिए हैं, लेकिन
हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं और जो नए लोग इस इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, अगर आप आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से उनके सक्सेस के लिए या उनकी अच्छे ग्रोथ के लिए अगर कुछ आप 1 मिनट उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे, तो आप बता सकते हैं। क्योंकि ये मेरी गारंटी, ये वीडियो इस इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे लोग देखेंगे जो पहली बार या अभी अभी रिसेंटली हेल्थ इंश्योरेंस में ज्वाइन हुए। तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं। तो मैं ये सलाह देना चाहता हूँ उनको कि हेल्थ जी। इंश्योरेंस का अगर कोई काम करता है तो फुल टाइम करे। लाइफ अच्छा। इंश्योरेंस हम देखते हैं कई जॉब के साथ कोई पार्ट टाइम कर देता है लाइफ इंश्योरेंस का काम। राइट। हेल्थ इंश्योरेंस का काम पार्ट टाइम वाला नहीं है, क्योंकि इसमें जी। सर्विस बहुत देनी पड़ती है। ओके। कब नहीं, हमें ये नहीं पता होता कब वो हमारा कस्टमर एडमिट हो रहा है, सुबह जी। हो रहा है, रात को हो रहा है। कई बार मुझे रात को 2-2 बजे कॉल आ जाता है जी, तबियत खराब हो जो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमें पॉलिसी भेज दो। राइट 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 राइट। तो इसमें सर्विस का बहुत इशू रहता है इसमें। अगर आप सर्विस अच्छी दे सकते हो तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस काम बहुत अच्छा बढ़ेगा। ओके मैं तो ये ओके सलाह देता हूँ कि हाँ, जो लाइफ इंश्योरेंस काम करते हैं साथ में हेल्थ का भी शुरू करें। ओके। काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा जो है इसमें। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का काम भी जरूर करना चाहिए, आप ये रेकमेंड कर रहे हैं। हाँ जी, तो अच्छा। लाइफ वो भी हेल्थ का करें। अच्छा, जो लाइफ करे वो हेल्थ भी करना चाहिए, जो हेल्थ करे वो लाइफ भी करना चाहिए। तो भी स्कोप है हाँ, क्योंकि कस्टमर तो एक ही है ना, उसका परिवार है ना। ओके। तो बहुत स्कोप है इसमें काम। तो वेरी गुड, वो एक अच्छी बात लगा। एक और चीज जो मुझे लग रही है कि नए एडवाइजर जो है उन्होंने बिजनेस करना चाहिए, सर्विस का आपने बताया कि उन्होंने फुल टाइम काम करना चाहिए अगर पार्ट टाइम करके कर रहे हैं। क्योंकि अगर कस्टमर, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जॉब करते वक्त कस्टमर का कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ कारण से वो एडमिट हो गया और वो आपको कॉल कर रहा है और आप क्योंकि जॉब कर रहे हो आप वहां पे फोन नहीं उठा पा रहे हो, और ये चीज कस्टमर के लिए बहुत गलत हो सकती है, इरिटेटिंग हो सकती है। इनफैक्ट हो सकता है वो इमरजेंसी में उसको जो सुविधा मिलनी चाहिए तो हॉस्पिटल में वो भी किसी कारण से नहीं मिल रही, उसका डॉक्यूमेंट ना हो, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट ना हो, हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं कर पा रहे हैं, और आपका अगर वो एक कॉल हो जाता और आप उसको डॉक्यूमेंट भेज देते तो हो सकता है एंट्री जल्दी हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये जिंदगी से कनेक्टेड जॉब है, ये जिंदगी के लाइफ से कनेक्टेड जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे एक अच्छे फ्रेंड है, वो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं। देखो, इंसान है, इंसान में साल में कभी ना कभी अपने परिवार के साथ ट्रिप में जाता है, कहीं शिमला जाता है, कहीं दिल्ली जाता है, कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाता है। और जब वो परिवार के साथ साल भर काम करने के बाद 5 दिन कहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि वो 5 दिन में एटलीस्ट अपने परिवार को पूरा वक्त दे, और वो 5 दिन के लिए कम से कम वो बिजनेस को नहीं, मतलब उसके थोड़ा सा टाइम निकालना चाहता है। लेकिन आपके इंडस्ट्री, जैसे आपने बताया कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप दिल्ली नहीं, आप दुनिया में जम्मू चले जाओ, किधर भी चले जाओ, लेकिन आपको आपका मोबाइल अलर्ट पे रखना है। अगर कोई भी इंक्वायरी आता है तो आपको उसको इमरजेंसी सॉल्व करना है। तो उस वक्त मैंने देखा कि उन्होंने क्या किया था, उनकी जो टीम थी, उनके जो असिस्टेंट थे, उनको एजुकेट करके वो नंबर जो जिसपे जल्दी फोन आते वो उन्होंने उनको दिया और मैसेज कर दिया सभी कस्टमर्स को कि अगले 5 दिन के लिए बिकॉज ऑफ XYZ रीजन मैं ऐसे ऐसे ट्रिप के लिए जा रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि मैं आपके फोन ना उठा पाऊं बिकॉज ऑफ वो थोड़ा रिमोट एरिया में जा रहे थे। लेकिन तुरंत उन्होंने नंबर मेंशन कर दिए 1 2 3 कि किसी भी प्रकार का कोई भी आपको इंक्वायरी आता है या फिर कोई भी दिक्कत आती है, सर्विस की जरूरत है, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये टीम है हमारी, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और ये आपको सुविधा देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जिसके माध्यम से कस्टमर को सर्विस तो मिल जाए, भले ही आप अपने परिवार के साथ कुछ काम व्यतीत कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम को। तो क्योंकि ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो टीम बनाना और टीम को एजुकेट करना और एक बैकअप प्लान रेडी रखना, अगर मेरा फोन नहीं उठता है तो सेकंड फोन किसको करना है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, मैंने हर कस्टमर को, जैसे मैंने बताया कि एक मैंने एम्प्लॉय रखी हुई है जी। मेरे सब कस्टमर को मैं उन्हीं का नंबर देता हूँ। मैंने क्लेम रिलेटेड जो भी सर्विस है आपने यही कॉल करना है। अच्छा। और जो एम्प्लॉय रखी हुई है मैंने ये बोला कि आपका फोन जो है, बेशक सैलरी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो आपको चाहिए, लेकिन आपका फोन 24/7 चालू होना चाहिए। अच्छा, 24/7? ये नहीं कि रात को कोई आपको 2 बजे कॉल कर रहा है और आप कह रहे हो कि मैं नहीं उठाती इस टाइम। ओके, तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपने दिया है, प्लस आप उनको ये भी कह रहे हैं, अच्छी बात यह है कि आपने ये भी कहा कि हम सैलरी भी आपको बढ़ा देंगे लेकिन जिम्मेदारी पार होना चाहिए।
पूरा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कस्टमर भी चैन की नींद सो सकता है कि इमरजेंसी में कोई नंबर है, और आप भी चैन की नींद सो सकते हैं कि इमरजेंसी में आपने एक बैकअप रखा है, और क्योंकि उस व्यक्ति को आप अच्छा पेमेंट भी कर रहे हो तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम ही वही है। और वैसे भी मेरा भी कॉल, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कॉल भी, फोन भी अपना 24/7 चालू रहता है मेरा। अच्छा अच्छा। वो सब इसी काम से सब कुछ हुआ है ये। ओके ओके नहीं कर सकते। ओके। आखिरी सवाल और फिर हम इंटरव्यू को आज का यहाँ पे खत्म करेंगे, स्टॉप करेंगे। मेरा सवाल यह है कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना? तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक जरिया है, अगर कुछ दुर्घटना घट जाती है, कुछ जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल की, तो लगने वाला पैसा जो है वो हमें मिल जाए, ठीक है। लेकिन हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने होना चाहिए, लोगों ने अपने एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने बॉडी को एक रूटीन देना चाहिए। आज की जिंदगी भागम भाग की जिंदगी हो गई है, तो भले आप रहे, मैं रहूं या फिर कस्टमर रहे, हमें अपने 2 वक्त के जीने के लिए जो पैसा कमाना है उसके लिए काफी बिजी बिजी काम करना पड़ता है। अगर हम बोलते हैं ना, मुंबई चले जाए, मुंबई की लोकल देखे, या फिर दिल्ली चले जाए, कहीं पे भी मेट्रोज में आप जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इंसान सुबह जल्दी घर से निकलता है, रात को लेट घर में आता है, वो भागम भाग चलते रहता है। और ये सब प्रोसेस में वो अपने हेल्थ को कभी ना कभी थोड़ा सा डाइल्यूट कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, और उसके बारे में उसको आगे जाके कभी कभी बड़ी बड़ी बीमारियों को फेस करना पड़ता है। तो ये सवाल डेफिनेटली एज अ हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर के तौर पे नहीं है, एक इंसान के तौर पे है कि हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते करते कहीं ना कहीं आपको यह अवेयरनेस तो आ ही गया होगा कि हमारी हेल्थ कॉन्शियस होना जरूरी है, बीमारी हो ही ना इसके लिए हमने अपने आप को हेल्दी रखना जरूरी है। तो आप हेल्थ को लेके कितना कॉन्शियस है और उसके लिए क्या करते हैं? मैं खुद की हेल्थ के लिए तो मैं सुबह वॉकिंग के लिए जाता हूँ जी। आधा पौना घंटा सुबह वॉकिंग करता हूँ मैं। ओके, कह रहे होते, बहुत अच्छी बात है, वॉकिंग करते हैं आप रोज? ओके। और मैं एक चीज और भी करता हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जैसे किसी को शुगर है, किसी जी। को बीपी है, हाँ। हर कोई टैबलेट पे डिपेंड है। मेरे को कहीं से कुछ पता चलता है कि ये कुछ जड़ी बूटी टाइप में कुछ आयुर्वेदिक चीजें है, कोई ये ओके। पता चलता है कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जितने मुझे जैसे पता चल जाता है मुझे कि भाई शुगर के लिए ये चीज बहुत अच्छी है, और मुझे पता चलता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, किसी ने लेने के बाद उसको कोई फर्क पड़ा है, तो मैं जितने मेरे क्लाइंट्स है जिनको शुगर है, मैं उनको बता देता हूँ भाई एक ऐसी ऐसी चीज है, आप इसको लेना शुरू कर दो, इसको बहुत फर्क पड़ेगा। आप एक बार 10 दिन ट्राई करके तो देखो इसको। वो ट्राई करते हैं, काफी फर्क पड़ता है उससे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सेवा भाव है कहीं तो भी, इसमें आपका कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपने करना ही चाहिए, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि अगर कोई ऐसे परिवार है जो डायबिटिक है, या बीपी ऑलरेडी सालों से उनका है, काफी ज्यादा होते रहता है, और वो मेडिकल तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका जिसके माध्यम से वो कम हो जाए, जिसका आपके पॉलिसी से कोई लेने देना नहीं है, सेवा भाव से आप वो कर रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा भी रिसेंटली कि जामनगर में अनंत अंबानी जी के माध्यम से वन तारा नाम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे अभी स्टार्ट हुआ, प्री वेडिंग के सेरेमनी के दरमियान उनको स्टार्ट किया गया, और उसके माध्यम से पूरे दुनिया में जो भी जानवर हैं, जो स्पेसिफिकली हाथी और काफी सारे जानवर वहां पे ऑलरेडी है, जिनका केयर किया जाता है, जिनका तकलीफ को सेवा दिया जाता है, सेवा के माध्यम से उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, और वो डेफिनेटली सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं उसका वीडियो। एक भाव अच्छा आता है कि एक सेवा भाव से वो ये काम कर रहे हैं, और उसका एक बेनिफिट डेफिनेटली सभी जानवरों को या बहुत सारे पशुओं को उसका मिलने वाला है आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से हम लोगों को एजुकेट करते हैं, इंश्योरेंस लेना चाहिए, हमारे माध्यम से लोग इंश्योरेंस लेते हैं, हम उनको सर्विस देते हैं, पॉलिसी बेचकर अच्छी सर्विस देते हैं, ये हमारा प्रोफेशन हो गया। लेकिन इंसान के तौर पे हमें हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, इसके बारे में भी अवेयरनेस करना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल दिया, वो तो हमने काम कर दिया, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस भी हमने होना चाहिए। तो मैं जरूर आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। कम से कम आप दिन का अपना आधा घंटा सुबह का वॉकिंग कीजिए, कम से कम कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके शरीर को एक हेल्दी फीलिंग रहे, और उससे आप जितना तंदुरुस्त रहेंगे उतना आपका परिवार तंदुरुस्त रहेगा, उतना आप अच्छा काम कर पाएंगे, और देश को आगे लेके जाने में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पार कर पाएंगे। तो प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करते। सबसे पहले तो हम अभी लगभग 1 घंटा हो चुका है लगभग, और सभी सवालों के मैंने जानबूझ के आपको कोई ऐसे सवाल पूछे, कोई वैसे सवाल पूछे, और मैंने जानना चाहा कि आप कैसे आंसर देंगे। आपने बहुत खुल के आंसर दिया और बहुत अच्छा लगा।
और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। हमने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर तो काफी सारे इंटरव्यू ले चुके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में एक अच्छा काम किया, ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए जानबूझ के मैंने अलग अलग एंगल से सवाल पूछने की कोशिश किया, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। एंड आपने जो अपना कीमती वक्त निकाला उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। और दर्शकों, जैसे आपको प्रदीप जी ने बताया कि वैल्यू मार्केटिंग क्या होता है, वीडियो मार्केटिंग क्या होता है, क्या आपने भी अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस को घर घर लेके जाने के लिए हमें अपने आप को सोशल मीडिया में प्रेजेंस रखना चाहिए। तो अगर आप ये वैल्यू मार्केटिंग का प्रोग्राम क्या है फ्री में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए संतोष गारे नाम से, उसके अंदर जितने भी इंटरव्यू वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारा 3 घंटे का फ्री वेबिनार कब है उसकी जानकारी मिल जाएगी या उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। तो इस विचार के साथ अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और मैक्सिमम कमेंट्स करें। इसके आगे हमने किस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना चाहिए, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी सवाल है या आप कुछ ऐसी चीज जानना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जो हम हमारे फ्यूचर में जिनका इंटरव्यू लेंगे उनको पूछे, किस प्रकार के सवाल हम उनको पूछे, अगर आप ये हमसे जानना चाहते हैं या आप हमको सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल लिख सकते हैं। हम जरूर जब अगले बार किसी का इंटरव्यू लेंगे वो सवाल भी उसमें पूछने की कोशिश करेंगे। तो इस विचार के साथ प्रदीप जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन आई एम गिविंग थैंक यू टू यू। आपके जो मकसद है, हम चाहते हैं कि जैसे 2000 कस्टमर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में बन गए हैं, ऐसे ही 2000 से ज्यादा कस्टमर आप लाइफ इंश्योरेंस में भी बनाए और अगले 5 साल में आपका जो बिजनेस रेवेन्यू है आपके माध्यम से देश की सेवा है वो अच्छा कर पाए। सो थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।